आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? हम दूसरा मॉड्यूल एनवायरमेंट और इकोलॉजी की बात करेंगे। 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन मैं इसको खत्म कर दूंगा। एनवायरमेंट और इकोलॉजी भी अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शेयर करो इसे, इतना क्वालिटी कंटेंट है, शेयर करो। समझाऊंगा मैं, पीपीटी में कुछ ज्यादा रहेगा नहीं, पीपीटी में मैं समझाऊंगा। तो आप जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, या नहीं कर रहे हैं तो आप ये लेक्चर 3-4 बार सुन लीजिए, तो अपने आप ही बैठ जाएगा आपके मन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा, वो मैं बता दूंगा। तो पहला चैप्टर हम देखेंगे, नेचर ह्यूमन इंटरफेस। ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी और एनवायरमेंट के लिए। हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, अभी पहला चैप्टर है, हम अभी नेचर को समझ रहे हैं, नेचर और ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, कैसे ह्यूमन नेचर पे डिपेंडेंट है और अभी ह्यूमन ने कैसे नेचर को पलट दिया है। पहले इंसान नेचर पे आश्रित था, एनवायरमेंट पे आश्रित था कि माई बाप भीख दे दो हमको, और अब नेचर को बदल दिया है, नेचर को बर्बाद कर दिया है। ये वही एकदम कंडीशन हो गई है कि आपके पास कोई आया, बहुत ही परेशान, एकदम मरा हुआ है वो, समझ लीजिए, उसमें जान नहीं, और आपने उसको पाला पोसा, उसको खाना दिया, उसको बड़ा किया, उसको गले से लगाया, उसको प्यार किया, और जब वो अच्छा खासा ताकतवर हो गया, उसने आपको बर्बाद करना शुरू कर दिया, और अब ऐसी हालत कर दिया आपकी कि आप परेशान हो गए हैं। यही नेचर और ह्यूमन की बात है। नेचर ने ह्यूमन को गले से लगाया, लेकिन आज ह्यूमन नेचर को बर्बाद कर रहा है। तो हम देखेंगे कि हमने शुरुआत कहां से की, और धीमे 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 15-16 चैप्टर्स में लूंगा, तो 16वें-17वें चैप्टर्स पे आते आते मैं बताऊंगा कि अभी हम कहां हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मेरा लिंक है ट्विटर का और इंस्टा का, तुरंत जाके फॉलो करो। ये आदेश है, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूं, इसीलिए। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ, इसकी आप पीडीएफ करेंगे क्या? वैसे दो ही तो पॉइंट है। अरे यार, इसमें एक और एक्स्ट्रा बुलेट हो गई है, छोड़ो कोई बात नहीं है, लेनी हो ले लीजिए। वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। जिसमें कंटेंट नहीं हो उसका कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन एंड नेचर के बारे में। देखो, 13.5 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, और हम जो हैं वो 4600 मिलियन ईयर्स एगो यहां पे आए हैं, समझ गए? यानी कि लाखों साल पहले 4600 मिलियन कितना हो गया, 450 करोड़ साल पहले हम आए, हमारा एवोल्यूशन हुआ। अब ये मैंने सब किया, ये कवर किया, एंशिएंट इंस्टीट्यूट आके देख लीजिएगा, ये मैंने कवर किया है। देखिए, हिस्ट्री पे मेरे पूरे लेक्चर्स हैं, तो पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो भैया, जब हम आए, हमने नेचर को समझना शुरू किया। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और हम उनके साथ रह रहे थे, लेकिन हमने एक्सप्लोरेशन शुरू किया, हमने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी बताऊंगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? तो बेसिकली हमने पहले ये समझना शुरू किया कि एनवायरमेंट हमको क्या क्या दे सकता है, और हमारी एक रिलेशनशिप डेवलप होने लगी। ह्यूमन नेचर को इन्फ्लुएंस कर रहा था और नेचर भी ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। ये रेसिप्रोकल नेचर था, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। भारत की बात करें तो भारत एक गिफ्टेड कंट्री है। यहां पे आपको रेगिस्तान भी मिलेंगे, यहां पे आपको बर्फ भी मिलेगी, बर्फीले पहाड़ भी मिलेंगे, यहां पे आपको बारिश भी मिलेगी, यहां पे आपको सूखा भी मिलेगा, यहां पे आपको हरियाली भी मिलेगी, यहां पे आपको बंजर भी मिलेगा, सब कुछ यहां पे मिलेगा। तो भारत एक गिफ्टेड कंट्री है। तो भारत में इसीलिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश की। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बहुत साल पहले लोग जब यहां पे रहते थे, तो उन्होंने एनवायरमेंट को समझना शुरू किया। अब दोस्तों, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम नेचर को समझते हैं, नेचर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, नेचर एक कोई इजी टर्म नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल एन इजी टर्म टू डिफाइन, बट यहां पे बहुत कुछ बताया जाता है। नेचर का बेसिकली मतलब है कि मोस्ट ऑफ द विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने पूरी पढ़ाई है आपको। ज्योग्राफी के विजिबल मैनिफेस्टेशन मतलब पहाड़, विजिबल मैनिफेस्टेशन है ना, आप देख सकते हो सामने, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, ये सब आप देख सकते हो सामने। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो रेमंड विलियम्स जो हैं, ठीक है, ये बताते हैं कि नेचर जो है वो कई बार कंट्री साइड, जो अनस्पॉइल्ड प्लेसेस है, जिनको हम बर्बाद नहीं करते, जैसे प्लांट्स हो गए, क्रीचर्स, आदमियों को छोड़ के, इसमें आदमियों को ज्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको डिफाइन करता है। जनरल सेंस में नेचर बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेट करता है, ठीक है, और ह्यूमन जो है वो इस एनवायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेचर और एनवायरमेंट एक तरीके से सेम है, लेकिन ह्यूमन नेचर अलग है
और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की रिलेशनशिप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। अब अगर हम बात करें, ये जो रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड नेचर की, ये दो लेवल पे ऑपरेट करती है। एक तो जो ऑन ग्रेइंग वाइड स्प्रेड ऑन गोइंग प्रोसेस हो रहा है, दूसरी तरफ जो स्पेसिफिक ह्यूमन ग्रुप्स हैं उनका इमीडिएट एक्शन क्या है इन्वायरमेंट को लेके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन को सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहां पे इतनी सारी वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक सिचुएशन है जो इंसानों को बहुत ज्यादा मदद करती है। ये तो बात होगी हमने कि नेचर को डिफाइन किया, अब हम इंसान को देखते हैं। देखो भैया, इंसान जो है, अगर नेचर की बात करें तो हम इंसानों के बिना नेचर को समझ ही नहीं सकते। नाम ही है ना कि ह्यूमन नेचर इंटरफेस, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, इंसान आया बहुत टाइम से और नेचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, लेकिन फिर यहां पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई। उसमें एक आया चार्ल्स डार्विन, 1809 से 1882 तक रहे। उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए जिसने नेचर और ह्यूमन के इंटरफेस को समझाया। नेचर को उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। उन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उन्होंने बोला डिफरेंट स्पीशीज, सारी प्रजातियों का एवोल्यूशन हुआ है, और ये एवोल्यूशन जो है ना, ये माइनर वेरिएशंस है और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बदली है। हर स्पीशी का एक एवोल्यूशन हुआ है। जैसे अगर डायनासोर की बात करें, ठीक है, तो जैसे नहीं, जैसे छिपकली है, रेप्टाइल्स है। अब रेप्टाइल में बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स में आपके मगरमच्छ आ जाएंगे, और मगरमच्छ अगर आप जब छिपकली को देखें तो काफी हद तक ओस जैसा लगता है। तो कहने का मतलब है कि स्पीशीज का इंडिविजुअल लेवल पे एवोल्यूशन हुआ है, ये चार्ल्स डार्विन ने बताया। और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहा है, जनरेशन जो हैं वो लगातार इवॉल्व होती रही हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक इनहेरिटेंस भी होता है। यहां पे डार्विन बताते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि आपके पूर्वज क्या दे रहे हैं आपको, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपके माँ बाप की, आपके पूर्वजों की क्वालिटीज, जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हम किससे इवॉल्व हुए हैं, हम एप से, बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। तो हमारे जो क्वालिटीज हैं वो क्या है, वहां से आ रही है। फिर डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का टर्म दिया कि वही सर्वाइव करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है वही सर्वाइव करेगा जो बेस्ट है। लेकिन ये नेचर को इन्होंने समझाया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहां पे ह्यूमंस कहां आते हैं? ह्यूमंस दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी इवॉल्विंग स्पीशीज है। हम इवॉल्व किए हैं, हम वानरों से इवॉल्व हुए। अगर हम पीरियड्स को देखें, क्या है, सबसे पहले प्री हिस्ट्री को देखें तो पालियोलिथिक एज है, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक और आयरन एज। सबसे पुरानी पालियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज जो मैंने कवर की है। ओल्ड स्टोन एज में हम क्या थे, हम हंटर गैदरर्स थे, लेकिन हम नेचर के पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लग रहा था। आपको सर्वाइव करने के लिए बड़े जानवरों को, पहले छोटे फिर बाद में बड़े जानवरों को भी हमने मारना शुरू किया। हम हंटर और गैदरर्स थे। लेकिन जब टूल्स आया, क्योंकि उस समय इंसानों की क्या औकात थी, कोई औकात नहीं थी भाई। जानवरों के पास ज्यादा ताकत थी, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारा सिक्स सेंस, हमारे सेंसेस, जिससे हम चीजों को सोच समझ सकते हैं। और ये कैसे आया, ये एवोल्यूशन से आया है। तो जब हथियार, टूल्स हमने यूज करने शुरू किए, तब हम डेवलप हो गए। हमने पूरे प्रोसेस को ही बदल दिया। ठीक है, जब हमने टूल्स मतलब जब टूल्स का यूज करना शुरू किया तो हमने आर्टिफैक्ट्स बनाए। हमने नेचर के साथ अपने आप को एडॉप्ट किया, वरना तो ह्यूमंस रहते ही नहीं ना, जानवर मार 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 डालते। लेकिन हमारा ऐसा होता ना कि हम अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, हम नए नए तरीके खोजते हैं। तो अगर आप पालियोलिथिक एज की बात करें तो इस खतरनाक एनवायरमेंट में, इसको स्टोन एज ही बोला जाता है ना, इस खतरनाक एनवायरमेंट में हमको सर्वाइव करने के लिए टूल्स की जरूरत थी। तो हमने टूल्स बनाए। दो तरीके के टूल्स होते थे, एक छोटे टूल्स, एक बड़े टूल्स। हमने आर्टिफैक्ट्स बनाना शुरू किया। ठीक है, हमने अडॉप्ट किया, हमने आर्टिफैक्ट्स को फोर्ज किया। ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, पालियोलिथिक कल्चर जो है उसने शुरुआत कर दी इंसान और नेचर के रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे ले जाने की। ठीक है, हम उस समय स्टोन एज मैन हो गए थे, यानी कि हमको नॉलेज ऑफ मटेरियल्स थी, और उस समय हम टूल्स का हंटिंग के लिए यूज करते थे। मतलब अभी हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, हम नेचर पे अभी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हम प्लांट्स को कट करते थे, रूट, क्रॉप्स, वुड,
हनी जो मतलब खाने के लिए सामान जो हम जुटाते थे, ये सब इन्हीं स्टोन्स टूल से तो बनाते थे। दो तरीके के टूल्स होते थे, एक होते थे कोर टूल्स, एक होते थे फ्लेक टूल्स। कोर टूल्स होते थे जो छोटे होते थे, लार्जर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन से बनाते थे, ठीक है, मतलब नहीं ये बड़े होते थे, कोर टूल्स बड़े, कोर है ना, बड़े होते थे, फ्लेक टूल्स छोटे होते थे, ठीक है। फिर हैंड एक्सेस थी, हमने कुल्हाड़ी भी बनाई। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए टूल्स जो हैं वो और ज्यादा अच्छे होते गए, क्योंकि हम समझते गए, हम नेचर को हमने समझना शुरू किया, हमने नेचर के साथ अपने आप को एडॉप्ट करना शुरू किया। पालियोलिथिक के बाद आता है आपका माइक्रोलिथ टूल्स, मेसोलिथिक एज, जिनको माइक्रोलिथ बोला जाता है। अब वहां पे हमने टूल को और ज्यादा अच्छे से कंट्रोल किया, टूल अब लाइटर हो गए, लाइटर हो गए तो हमको और ज्यादा ताकत मिल गई। अब हम जो टूल्स थे, एनिमल हॉर्न, बोन, बैम्बू, इन सबसे टूल्स बनाते थे। आर्टिफैक्ट्स की क्वालिटी और बढ़िया हो गई। नॉलेज, फायर जब हमने डेवलप करना शुरू किया तो फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन थी। जब हमने आग जलाना शुरू किया तब हम ग्रासलैंड फॉरेस्ट को भी कवर करने लगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि नेचर ने इंसान को क्या क्या दिया है। नेचर, ये सब चीजें नेचर से ही ली है ना इंसानों ने, ठीक है, ये सारी चीजें। और वो आज भी जो रॉक आर्ट में स्पेसिमेंट्स हैं, वो आज भी हमको मिलती है कि पहले इंसान कैसे रहा करता था गुफाओं में, पेंटिंग्स, हमने बहुत कुछ किया। लेकिन हम अभी भी पूरी इन्वायरमेंट की ही दया पे हैं। हमको खाना चाहिए तो खाने के लिए हम जानवरों को मारते थे, और जानवरों को टूल से मारते थे। हंटरर्स और गैदरर्स थे हम। और उसी जो जानवरों को जिस मार के लेके आते थे, हम आग जलाकर उनको पकाते थे, ठीक है, आग का हम यूज करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम जो हैं वो इवॉल्व होने लगे। फिर आता है जब हम सोशल एनिमल बन गए। नेचर और ह्यूमन, अगेन ये रिलेशनशिप रीडिफाइन हुआ जब एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, जो बेसिकली ओल्ड एज में आया बहुत साल पहले। तो एग्रीकल्चर ने सब कुछ बदल दिया। एग्रीकल्चर ने कैसे सब कुछ बदला? क्योंकि तब हम खाने को खोजने लग गए, खाने को उगाने लग गए, क्रॉप्स को हम उगाने लग गए, समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट था कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, हम कल्टीवेट करने लग गए क्रॉप्स को। सीरियल्स जो हैं और डिफरेंट फूड्स हैं, और मीट तो हमको मिलता ही था। तो ये अब खाने में भी डाइवर्सिटी हो रही है, लेकिन इसमें भी हम नेचर का यूज कर रहे हैं। भाई खेती जो है वो नेचर पे ही तो डिपेंडेंट होती है ना। तो सीरियल्स का जो कल्टीवेशन हुआ उसने एक तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को जन्म दिया, सोसाइटी को जन्म दिया। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर काफी अनरिलायबल था और रेगुलर सोर्स नहीं था ये, क्योंकि हम उस समय एग्रीकल्चर को समझ रहे थे। तो शुरुआत में तो हम खेती पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हंटर गैदरर से हम एग्रीकल्चर स्टेज पे आए, हमारा डेवलपमेंट और ज्यादा हुआ, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि हमको एक नई चीज मिल गई है खाना लेने के लिए। तो वहां से एक और हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। और फूड प्रोडक्शन, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि एग्रीकल्चर, खेती के लिए आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, वो हमने करना शुरू किया। नेचुरल इरिगेशन करना शुरू किया, वहां पे जमीनों पे, वहां पे बसना हमने शुरू किया जहां पे नदियां थी, ताकि फर्टिलिटी रहे। अब भारत में तो बहुत अच्छा, इसीलिए भारत में नॉर्थ में देखेंगे जो गैंजेटिक प्लेन है, वहां पे सब बसे जाके, समझ गए। बेटर टूल्स हमको चाहिए थे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए बेटर टूल्स चाहिए थे, तो हमने और ज्यादा टूल्स लाए। फिर हमने ये देखा कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा रहे, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर हम क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रोडक्शन रहे, शॉर्टेज ना रहे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के लिए आपको टूल्स चाहिए, अब टूल्स के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल आपको लेने के लिए, अभी तक हम फुटेल्स पे रहते थे, पहाड़ियों के नीचे रहते थे, लेकिन अब हम प्लेन्स पे आने लगे, ठीक है। क्योंकि आपको एग्रीकल्चर करने के लिए नए मटेरियल चाहिए, तो एक नई ब्रांच का जन्म जन्म हो गया जिसको हम मेटलर्जी कहते हैं। तो अब हम टूल से मेटलर्जी के ऊपर आ गए। अब हमने मेटलर्जी क्या है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है ना ओर की, कॉपर, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेटलर्जी, हम अब मेटल्स को बनाने लग गए, मेटालिक ओर्स मिलने लग गए। फिर आयरन का जब डेवलपमेंट हुआ तब तो एक अलग ही लेवल पे चला गया। फिर उसके बाद सिविलाइजेशंस बननी शुरू हो गई, आप समझ रहे हैं। हमने प्रॉपर नॉलेज गैदर की
कैसे हम मेटल्स को बना सकते हैं, कैसे हम पॉपुलेशन को, फूड प्रोडक्शन और ज्यादा कर सकते हैं, हमने ये सब करना शुरू किया। और फिर बाद में जब बहुत आगे बढ़ा एग्रीकल्चर, तो हम देखते हैं कि ज्यादा लोगों ने एग्रीकल्चर करना ही छोड़ दिया। जैसे आज क्या है, आज हर इंसान थोड़ी ना एग्रीकल्चर करता है, पहले हर इंसान करता था, लेकिन वक्त आगे बढ़ा तो लोग दूसरों की मेहनत खाने लगे। जो दूसरे उगाते थे, जो दूसरे एग्रीकल्चर करते थे, उनका वो खाते थे। और इसी ने जन्म दिया, हम देखते हैं, सोसाइटीज को, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, हायरार्कीज बनने लगी। जिसके पास जितनी जमीन, वो उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, असली आपकी धन पैसे तो आए नहीं, तो उसमें असली आपका धन आपकी जमीन, आप कितना बढ़िया एग्रीकल्चर करते हैं, आपके पास मवेशी कितने हैं, ये सब हुआ। अब हम देखते हैं कि ये कैसे चेंज हुआ, ये इंटरफेस चेंज कैसे हुआ। देखो, हमारी जो हंटर और गैदरर्स की जो लाइफस्टाइल थी वो नोमैडिक थी, और उसके बाद हमारा नेचर चेंज हुआ और हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया। फिर इंडस्ट्रियल एज जब आ गई तो हमने इंसान पूरी तरीके से लिबरेट हो गया। पहले हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं, बल्कि नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। आयरन एज ने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। आयरन, जगह जगह से लोहा खोद के निकाला जाता था। और फिर जब इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, तो हमने फिर हम नेचर पे और ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे। भाई, एनर्जी कहां से आती है? हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के लिए हमको नेचर पे ही तो डिपेंड होना पड़ेगा। हम समुद्र से नीचे खोद के ये सारी चीजें निकालते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। और जितना ज्यादा हम बढ़े, जितनी इंडस्ट्रीज लगी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी, भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे तो आपकी नीड भी बढ़ेगी ना, आपको उतना प्रोड्यूस भी करना है। तो हम उतना ही ज्यादा नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो एक समय पे, अभी मैंने बताया कि हम नेचर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नेचर हम पे डिपेंड होने लगा है। ठीक है, बहुत सारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसने नेचर और मैन और इसके कंसेप्ट को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर दिया कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल क्या, जो दोबारा यूज नहीं हो सकते, जैसे पेट्रोल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, कोल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम तब भी एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज। तो यहां पे प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा जब इंडस्ट्रियल एज आई, और जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ा और ज्यादा कमर्शियल यूज हुआ, नई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सपैंड किया गया, रॉ मटेरियल, सब कुछ रॉ मटेरियल के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट करो, और जो हाइड्रोकार्बन है उससे नेचर को बर्बाद करो। मतलब जो चीज हम नेचर से निकाल रहे हैं, उसी चीज से ही नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशनशिप जो है एक तरीके से चेंज हो गया है। कल्टीवेशन और पॉपुलेशन, ये सब बदल गया है। कल्टीवेशन का मेथड बदल गया है। अब फॉरेस्ट को हम काटते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। फॉरेस्ट को पहले हम फॉरेस्ट से पहले क्या होता था कि जब जंगल थे तो जंगल में हम रहते थे, जंगल जो देता था हम वो लेते थे, लेकिन अब हम जंगल को काट रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन को वहां पे बसाना है। ठीक है, ने पॉलीमर्स को बनाया जो कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल है ये, और बहुत मुश्किल इनको डिस्ट्रॉय करना। पॉलीमर्स की तरफ 1900 भैया 1930 1940 में केमिकल रेवोल्यूशन भी आया है, खाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया है। हमने आर्टिफिशियल मटेरियल बनाए ताकि जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा हो सके, हम डोमेस्टिक यूज कर सकें, लेकिन इसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे नेचर को बर्बाद कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी बन रही है, हम रेडियो एक्टिव फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन न्यूक्लियर फ्यूल अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो खत्म। आप समझ रहे हैं? डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया, अमेरिका में रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, उसने एक तरीके से वेस्टर्न सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर किया। हमको और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, इंडिविजुअल्स ने बोला हमको और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, हमको अपना इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, उसके लिए आपको नेचर को एक्सप्लॉइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिफरेंट लॉज बनाए गए कि हम नेचर को ले सकते हैं, हम पेड़ों को काट सकते हैं, इसके लिए कानून बनाए गए, क्योंकि भाई कानून के बिना तो कुछ होगा नहीं ना। ये जंगल तो बेसिकली ट्राइब्स के हैं, जो आज भी पुराने हिसाब से ही चलते हैं कि हम जंगल को नहीं कटने देंगे, लेकिन जंगल को कटना, नदियों को मोड़ना, ये सब आज भी चल रहा है। तो जहां पे एक समय नेचर जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी उसके इर्द गिर्द सब थे, लेकिन अब इंसान जो है दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्रिएशन। आज इंसान हर चीज कंट्रोल कर रहा है और नेचर को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इस तरीके से हम वैसे तो रह नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक दिन हम खत्म हो ही जाएंगे। ये फिलहाल लेक्चर था कि मैन एंड नेचर, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, मैन और नेचर कैसे साथ साथ चले हैं। एक समय पे हम नेचर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन आज सब कुछ इंसान कर रहा है और नेचर दिखता ही नहीं है। आज वो हालत हो गई है कि हमको नेचर को बचाना जरूरी है, वरना हम ही नहीं बचेंगे। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और इंडियन लैंडस्केप को देखेंगे। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।